एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल माइंड मैप। तो आज हम कवर करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ का टॉपिक है ये। और इसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, सेक्शंस देखेंगे और इस सबको हमने एग्जांपल के साथ कवर किया। तो किसी में आपको डाउट रह जाएगा तो वो एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे ना उससे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ इनकम टैक्स के थ्रू बाइफिकेशन है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आएंगे। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है क्या, एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ने से भी पहले मैं ये बता दूं, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, बाकी सब इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। वो हमने टैक्स लॉ में पहले भी पढ़ा है कि इनके ऊपर लगता है कि इनके ऊपर नहीं लगता है, तो एक बार पहले की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और लगता है तो किस एक्सटेंट तक कितना लगता है, क्या परसेंटेज है, कब लगता है, कैसे लगता है, और कौन कौन सी एग्रीकल्चर मतलब किस किस इनकम को हम एग्रीकल्चर में काउंट करेंगे और किसको नहीं काउंट करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें डेफिनेशन भी जो पढ़ेंगे उसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से सुनना। नाउ एग्रीकल्चर इनकम टिपिकली रेफर्स टू इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? इनकम जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़। जो इनकम जनरेट हो रही है, कोई भी एग्रीकल्चर काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हम लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे उगा रहे हैं, काट रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी। दिस इंक्लूड इनकम अर्न फ्रॉम कल्टिवेटिंग लैंड, फार्मिंग और एनी अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कि आपने इनकम अर्न करी है, आपने कमाई है इनकम लैंड पे कल्टीवेशन करके, फार्मिंग करके, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके। ठीक है, उसमें कई चीज़ें आ जाती है, तो उसके थ्रू आपने जो भी इनकम अर्न की है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे। अब द इनकम में अराइज फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप्स। आप जैसे जो वो होता है क्रॉप्स होता है, आप उन्हें उगाते हैं फिर आप बेचते हैं, उससे भी तो आपको इनकम आएगी, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। लाइव स्टॉक्स, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड अदर रिलेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज़ ने ना एग्जाम कर रखा है टैक्स कंसेशन को, मतलब किसी में है किसी में नहीं है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नाउ लेट्स डेल्व इनटू द सेक्शन। अब सेक्शन 2 क्लॉज 1A जो है इसको हम देखते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर ही है ये। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। इनकम इंडियन इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इन्होंने इस सेक्शन में एग्रीकल्चर इनकम की एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है, जिसके हम रिलेवेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं अब। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होता है? एनी रेंट, कोई भी रेंट या फिर कोई भी रेवेन्यू जो कि लैंड से मिलता है, ड्राइव फ्रॉम लैंड, जो कि उस लैंड से मिलता है जो कि इंडिया में है। पहला पॉइंट, वो लैंड इंडिया में होना चाहिए। दूसरा, वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ इंडिया में होना चाहिए वो लैंड। सेकेंड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, P फॉर पर्पस, AG फॉर एग्रीकल्चर। तो ये दो चीज़ें का खास ध्यान रखा जाएगा। उसी के बाद उस लैंड से जनरेटेड जो इनकम होगी ना उसको हम काउंट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में, और उसके बाद फिर उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये आगे की स्टोरी हम देखते हैं। वैसे नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में काउंट हो रहा है। नाउ इस बात को और अच्छे से समझते हैं। रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। दिस लॉस कवर्स एनी इनकम अर्न फ्रॉम लीजिंग। अगर आप उस लैंड को लीज कर रहे हैं, रेंट पे डाल रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है वो, ठीक है, और जो पर्सन है वो रिसीव कर रहा है, उसके पास आ रही है रेंट आ रहा है और रेवेन्यू आ रहा है उसी लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, फर्स्ट पॉइंट। और वो लैंड जो है वो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड यूज़ हो रहा है और जो लैंड इंडिया में है उससे उस पर्सन को रेंट आ रहा है या रेवेन्यू आ रहा है, तो वो जो इनकम है ना, जो रेंट और रेवेन्यू उसको आएगा, वो एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंडर फॉल करेगी। ठीक है, अब आते हैं, ये हेडिंग है, ठीक है, दिस इज़ अ हेडिंग। लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द द क्रिटिकल क्राइटेरिया, नहीं नहीं, इट इज़ समथिंग एल्स, इज दैट लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि वो इंडिया में होना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ लिया था कि वो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होना चाहिए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी सच एज कल्टिवेशन। अब किस तरीके से हम उसे एग्रीकल्चर में काउंट करेंगे? कल्टिवेशन का काम हो रहा हो उस लैंड पे, फार्मिंग का काम हो रहा हो, एनिमल हस्बेंड्री और एंड अदर एलिड एक्टिविटीज़। The purpose is to ensure that income exclusively related to genuine agriculture operation। मतलब कि ऐसे नहीं कि एवं हम शो कर रहे हैं कि हम बस एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ और ही हो रहा है।
आपको जेन्युइनली ये चीज़ दिखानी है, शो करनी, क्या ये चीज़ होनी चाहिए, प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि जो हमारे लैंड पे काम हो रहा है वो एग्रीकल्चर का ही लैंड और एग्रीकल्चर की ही एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, जेन्युइनली वो भी। सो क्वालिफाइज फॉर द कंसेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर इनकम। जब आप ये सब चीज़ें प्रूफ कर दोगे तो आपको जो टैक्स में कंसेशन मिलता है आप उसको क्वालिफाई कर लोगे तो आपको कंसेशन मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स में कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम अच्छे से इस बात को भी देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, कौन से इनकम्स होते हैं अच्छे से देख लो। पहले है इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, इनकम फ्रॉम फार्मिंग बिजनेस, इनकम फ्रॉम रेंटिंग फार्म लैंड। दिस इज मनी अर्न बाय ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रूट्स। अब जो कल्टीवेशन में क्या आ रहा है, जो मनी आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और बाकी चीज़ों को फार्म के ऊपर, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम सेलिंग एनिमल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। ये सब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं हम कि क्या क्या कैटेगरी है एग्रीकल्चर इनकम की। सो क्या क्या आ रहा है, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और उसके बाद फिर आप इसमें एनिमल सेल कर रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स, इन सब का भी आ रहा है। अब है इनकम फ्रॉम फार्मिंग बिजनेस। दिस इज़ अ मनी अर्न बाय प्रोसेसिंग एंड मेकिंग थिंग्स फ्रॉम द फार्म प्रोडक्ट्स। आप जो भी फार्म प्रोडक्ट से कर रहे हो, एग्जांपल मेकिंग शुगर, फार्म प्रोडक्ट है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुगर केन उगाओगे, इन सब चीज़ों को करोगे, टेक्सटाइल्स, जूट, ये सब चीज़ें आ रही हैं। यू हैव टू ग्रो फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मेक। सो फ्रॉम क्रॉप्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ये सारे क्रॉप्स उगते हैं, इनसे चीज़ें बनती है। सो ये भी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा। विल कॉल इट एज फार्मिंग बिजनेस, ठीक है। इनकम फ्रॉम रेंटिंग फार्म लैंड, इफ़ समवन ओन्स लैंड एंड गिव्स इट टू फार्मर। अगर किसी का लैंड है जो वो फार्मर को रेंट पे दे रहा है, द मनी दे गेट इन रिटर्न इन इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट। जब आप मेरा फॉर एग्जांपल मेरा लैंड है और मेरे को उस पर नहीं खेती बाड़ी करनी, मैं किसी फार्मर को दे रही हूँ कि आप इस पे उगा लो, आपको जो उगाना है, एंड जस्ट गिव मी द रेंट। रेंट जो मैं ले रही हूँ उससे मंथली, तो वो जो रेंट आएगा ना मेरे पास, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी मेरी, क्योंकि एग्रीकल्चर रेंट है वो। दिस कुड बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इवन अ शेयर ऑफ द क्रॉप्स। अब वो मेरी और उसके बीच की बात है। मैं उसे ये भी बोल सकती हूँ जितना उगाओगे तुम उसका 50% मेरे को दे देना, वो मेरी इनकम होगी। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नहीं, तुम्हें जो उगाना है, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है तुम अपने पास रखो, मेरा तो ये 20,000 या फिर मेरा 50,000 ये मेरा रेंट है, तुम्हें वो मुझे देना है। ये मेरी और उसके बीच की बात है। बट वट एवर द इनकम विल कम फ्रॉम द लैंड, इवन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और मैं प्रॉफिट शेयरिंग लूज से, वो जो होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। इस सेक्शन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सो मिस्टर सिंह ओन्स एग्रीकल्चर लैंड एंड लीज इट। मिस्टर सिंह के पास एक एग्रीकल्चर लैंड था, उन्होंने उसे लीज पे डाल दिया था, एक थर्ड पार्टी को दे दिया था कल्टीवेशन के लिए। तो सॉरी, नॉट मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह। शी रिसीव्स ₹2 लाख एज रेंट फॉर द यूज़ ऑफ हर एग्रीकल्चर लैंड। उसको जो रिसीव हुआ ना अमाउंट एज अ रेंट, वो ₹2 लाख रिसीव हुआ था एग्रीकल्चर लैंड जो उसने डाला था रेंट पे, मतलब लीज पे। सो जो इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या रहता है इसके अंदर, कि जो एग्रीकल्चर इनकम जो हमें डिफ़ाइन की गई है, कि ये जो इनकम जो इसके पास आई है ना वो एग्रीकल्चर पर्पस के थ्रू आई है। सो इस केस के अंदर जो 2 लाख रिसीव बाय मिसेस सिंह है ना, वो रेंट है एग्रीकल्चर लैंड का, जो फॉल करता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एक्ट, इनकम एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 1A। तो ये जो है ये वो आराम से टैक्स से बचा सकती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर लाया करती है उसकी ये इनकम। तो ये हमारा एग्जांपल था, द रेंट रिसीव फ्रॉम द लैंड विच शी हैज़ गिवन फॉर फार्मिंग, एंड उसने वो रेंट पे चढ़ाया हुआ था, मतलब लीज पे दिया हुआ था। तो वो जो रेंट आएगा उसके पास वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज़ सेक्शन 10 क्लॉज 1। सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ इनकम्स दैट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो टैक्स लिस्ट ऑफ इनकम है जो टैक्स जिसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे सेक्शन को नहीं पढ़ रही हूँ, अगर आपको पढ़ना हो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेना। मैं सीधा एक्सप्लेनेशन और इजी पार्ट पे आती हूँ, क्योंकि इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है। दिस प्रोविजन explicitly states that agriculture income is exempt from taxation, ठीक है। exempt यानी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। Therefore, if an individual or entity earns income from agriculture, अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी अर्न करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इनकम, दैट इनकम इज़ नॉट कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग देयर टोटल टैक्सेबल इनकम। वो इनकम को हम काउंट नहीं करेंगे टैक्स अमाउंट के अंदर। पर उसके जैसे मान लो एक पर्सन है, मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ए, एक पर्सन है ए,
उसके ना दो लैंड है, एक है उसका एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, और एक है उसका ये होटल, ठीक है। अब जो होटल का है ना वो पूरे पे टैक्स लगेगा, होटल वाले लैंड पे टैक्स लगेगा क्योंकि उसका कुछ एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है। बट जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आती है ना, उससे रिसीव हुई इनकम और उस लैंड पे जब तक फार्मिंग का काम हो रहा है, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, चाहे उसे किसी और को ही क्यों ना दे रखी हो, उसके अंदर टैक्स टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया है कि उसकी जो इनकम जब टैक्स के लिए कैलकुलेट होगी ना, तो उसकी होटल वाली इनकम या उसके जो भी दूसरे बिजनेसेस है उनकी इनकम टैक्स के लिए जाएगी, टैक्स के लिए कैलकुलेट होगी टैक्स पे करने के लिए, बट नॉट हिज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। सो यही इस सेक्शन के अंदर बता रखा है। इट रिफ्लेक्ट्स द रिकग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी एंड द एग्जेम्पशन इज इंटेंटेड टू सपोर्ट एंड प्रमोट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ताकि ये इसलिए लगाया है कि ताकि लोग एग्रीकल्चर को करने से डरे ना, कि हमें जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा तो टैक्स देना पड़ेगा या ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया कि आप करो एग्रीकल्चर, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं हम, आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट करो, बट एग्रीकल्चर जो ये एग्रीकल्चर है इसको आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है। मिस्टर शर्मा इज़ अ फार्मर हु अर्न्स इनकम फ्रॉम कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ऑन हिज एग्रीकल्चर। उस वो अपने लैंड पे, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन से उसे इनकम आती थी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो करता था। इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें उसने 5 लाख जनरेट किया इनकम, ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ हिज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी उसने एग्रीकल्चर किया उससे उसने 5 लाख इनकम जनरेट किया। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब वो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर तो हम टैक्स नहीं लगा सकते। सो इन दिस केस द 5 लाख अर्न बाय मिस्टर शर्मा फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज exempt and he does not need to include it while computing his total taxable income। मे बी उसके अदर बिजनेसेस हो, दूसरे हो, कोई भी और बिजनेस हो उसका, उससे जो भी इनकम होगी एग्रीकल्चर के अपार्ट कोई बिजनेस होता है तो उसको उसका उसे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने वो होटल वाला केस बताया था ना, समझ लो वो A% मिस्टर शर्मा ही है, उसने उसका होटल है, उसे उसका टैक्स देना पड़ेगा, बट उसका जो एग्रीकल्चर का बिजनेस है उसे उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो उसकी बाकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। सो दिस इज इन दिस सेक्शन। अब आ जाते हैं बाइफर्केशन पे। ये टेबल आप अच्छे से देख लो, ठीक है, ये सब बाइफर्केशन है। द इनकम टैक्स हैज प्रिस्क्राइब्ड रूल्स टू मेक दिस बाइफर्केशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा। अब इसको मैं समझा भी देती हूँ अच्छे से। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, अभी हम इस पर है फर्स्ट वाले में, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम टी के ऊपर कितना है 60%, एग्रीकल्चर इनकम क्या है टी के ऊपर 60%, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कितना परसेंट लग रहा है 40%। क्या है एक्सप्लेनेशन है इसकी। फॉर द ऑपरेशन ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, अगर आप टी को ग्रो कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो 60% आपकी जो इनकम है ना जो उससे जनरेट होगी उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे। टी ग्रो करने वालों की 60% इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे। दिस पोर्शन इज लाइकली टू इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ टी लीव्स। द रिमेनिंग जो बचा हुआ 40% है ना उसको हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करेंगे, जो क्या कहते हैं पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द टी। वो उसमें मतलब ये सब चीज़ें आ जाएंगी उस 40% में, प्रोसेस करना, पूरा पैक करना उसको, उस टी को सेल करना, ठीक है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। व्हेन इट कम्स इन नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। समझ गए आप। नेक्स्ट अब हम आ गए सेकेंड वन पे, मैन्युफैक्चरिंग रबर। एग्रीकल्चर इनकम कितना है मैन्युफैक्चरिंग रबर का 65% को हम एग्रीकल्चर में काउंट करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर को हम 35% में काउंट करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग रबर के केस में 65% जो है वो कैटेगराइज करिए एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, जिसके अंदर इन्वॉल्व है इनकम फ्रॉम कल्टिवेटिंग रबर, रबर को कल्टिवेट करना, ट्रीज एंड हार्वेस्ट, ठीक है, लेटेक्स। द रिमेनिंग जो बचा हुआ 35% है उसे हमने नॉन एग्रीकल्चर इनकम बनाया है, जो हो सकता है इन सब चीज़ों में डाल सकते हैं उसको हम, पूरा प्रोसेसिंग, रॉ रबर को प्रोसेस करना, ठीक है, और उसे यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, लाइक जो भी हम बनाते हैं रबर से चीज़ें, वो रॉ मटेरियल को हमें उससे एक्चुअली कुछ बना रहे हैं रबर से, तो वो 35% में डाल दिया हमने। तो ये बाइफर्केशन है। नेक्स्ट ग्रोइंग एंड क्यूरिंग कॉफ़ी।
ठीक है, थर्ड बॉक्स पे आ गए हम, 35% एंड 25%। एग्रीकल्चर इनकम 75%। एग्रीकल्चर इनकम कॉफ़ी का 75% काउंट हुआ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितने परसेंट आया, 25%। अब वो जैसे आप ग्रो कर रहे हो, ऑपरेशन ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफ़ी, सिग्निफिकेंट पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन इसमें दिया गया है 75% कॉफ़ी को ग्रो करने का, जिसके अंदर आ जाता है जो एग्रीकल्चर इनकम में डाला जाएगा, और जिसके अंदर आ जाता है कल्टीवेटिंग प्रोसेसिंग कॉफ़ी बीन्स। और जो बचा हुआ 25% है उसे हमने नॉन एग्रीकल्चर में डाला है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, एडिंग एडिशनल अदर अदर दूसरे प्रोसेसेस आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हो जाते हैं बियॉन्ड कल्टीवेशन, यानी कि ग्रोइंग करना, कल्टीवेशन स्टेप, एग्रीकल्चर स्टेप सब चले गए हैं। आगे वाले जो बेचने के स्टेप आते हैं ना, वो 25% में आ जाते हैं, इसलिए हमने उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम में डाला है। एग्रीकल्चर इनकम दोबारा बता रही हूँ, टैक्स नहीं लगेगा, नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल होता है, मतलब टैक्स लगता है नॉन एग्रीकल्चर पे। नाउ लास्ट दिस वन, कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड विद और विदाउट मिक्सिंग, क्योरी आई गेस ये, मतलब गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो रियली सॉरी, और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। एग्रीकल्चर इनकम कॉफ़ी का 60% एग्रीकल्चर इनकम डाला है और नॉन एग्रीकल्चरल डाला है 40%। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉफ़ी इंक्लूड ग्रोइंग, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ है, ग्रोइंग होता है, क्योरिंग होता है, रोस्टिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, इन सब को हमने 60% में डाला है ताकि वो एग्रीकल्चर इनकम में ही काउंट हो। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम लाइकली कवरिंग द कल्टीवेशन एंड, मतलब पूरा उगाना उसको, और उसका शुरुआत के इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के प्रोसेस जो भी होते हैं ना, स्टार्टिंग के स्टेजेस, हाउ टू ग्रो इट, हाउ टू टेक इट आउट, लाइक ऑल दीज स्टेजेस, वो हमने 60% एग्रीकल्चर इनकम में डाल दिया उतना पार्ट। जो बचा हुआ 40% है ना, उसको हमने नॉन एग्रीकल्चर में डाला है, जिसके अंदर आ सकता है आगे का प्रोसेस, रोस्टिंग एंड पैकेजिंग, एज वेल एज एनी वैल्यू एडिड एलिमेंट्स लाइक मिक्सिंग एंड, ये मैंने क्योरी बताया था ना, माइट बी, और फ्लेवरिंग। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, फिर अलग अलग उसकी कैटेगरी बना देते हैं, फ्लेवर डाल देते हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर में 40% में डाला है, तो वो टैक्सेबल होगा। तो आई थिंक बस इतना ही है, बाकी ये बचा हुआ क्या है, हाँ, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम दी सेल, मतलब फाइनल हम एक सम अप कर लेते हैं इसका। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या होती है एग्रीकल्चर हम इनकम, यही पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख लेना, आप इसको मोटा मोटा लिख भी दोगे एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, एग्स, मीट एंड वूल। इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ टिम्बर, firewood and resin. Income from fisheries such as sale of fish and shellfish. Huh? Okay. Income from beekeeping such as sale of honey and beeswax. Income from from the rent of agricultural land. Income from the processing of agriculture products such as flour, sugar and oil. ठीक है ना, इनकम फ्रॉम क्या है, ये प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है फ्लावर हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब नॉन, ये सब एग्जांपल्स। अब ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे एग्जांपल्स ले लो। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड वेजेस, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर तो है नहीं ये। बिजनेस प्रॉफिट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब बाहर की दुनिया के हैं, एग्रीकल्चर से इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल गेन सच एज सेल ऑफ प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स, लॉटरी विनिंग एंड गैमलिंग, तो ये सब नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मोटा मोटा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स भी देख लिया हमने, तो इतना इस वीडियो में था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक यू।